क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? अ सम ऑफ रुपीज 700, कितने रुपीज है? 700 इज डिवाइडेड टू गिव 7 कैश प्राइजेस, इज डिवाइडेड टू गिव 7 कैश प्राइजेस। इसे हमने कैसे डिवाइड किया? 7 कैश प्राइजेस की फॉर्म में डिवाइड किया, मतलब 700 रुपए से 7 कैश प्राइजेस दे रहे हैं। एंड फॉर द स्टूडेंट्स फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, अब ईच प्राइज इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस। जो इसमें अगली मेन बात है, ईच प्राइज इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस। The preceding price, हर एक जो प्राइस है पुराने वाले से 20 लेस। तो ये क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, हर एक प्राइस की वैल्यू निकालना। तो देखो सम कितने हमारे पास? 700। तो ये 700 क्या होगा? ये होगा, क्या होगा 700? ये होगा सम, क्योंकि सभी कैश प्राइसेस का सम कितना है? 700। तो सम है कैश प्राइजेस का 700, उनका सम कितना होगा? 700। अच्छा, इससे कितने कैश प्राइजेस देने हैं? 7। तो n है 7, क्योंकि टोटल कैश प्राइस n कितना है? 7 कैश प्राइजेस देने के लिए। एंड ईच कैश प्राइस इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, और हर एक प्राइस पिछले से कितना लेस है? 20। जैसे मान लिया अगर पहला प्राइस 50 रुपीज का है तो दूसरा कितने का होगा? 30 का। इसका मतलब है कि डी कितना आ जाएगा? -20। प्रीसीडिंग है ना, इसका मतलब कम हो रहा है, कम का साइन नेगेटिव होता है। जैसे देखो पहला 50 अगला 30, अगर ये लिखे तो -20। तो डी हमारे पास आ गया है -20। अब हमें हर एक कैश प्राइस को निकालना है। कोई भी ले सकते हैं आप। अगर हर एक कैश प्राइस पिछले से 20 लेस है, अगर मान लिया 100 और 80 है तो भी वही आएगा, ठीक है ना? हर एक कैश प्राइस लेस हो रहा है, लेस का साइन नेगेटिव होता है, पिछले वाले से 20 लेस होता है। अब हमें हर एक का प्राइस निकालना है। तो वी हैव सम s is equal to n/2 into 2a plus n-1 into d। हमारे पास तो सम है s equals to n/2 into 2a plus n-1 into d। सम s कितना है? 700, n/2 7/2, 2a plus 7 minus 1 और d की वैल्यू -20। 7 से 100 equals to 1/2, 2a 7 minus 1 6 into -20, ये 2 भी इधर चला गया। 200 is equal to 1, 2a plus into -120, 200 equals to 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2a minus 120। अब -120 इधर आएगा तो प्लस का 120 हो जाएगा। 200 plus 120 is equal to 2a, या फिर 3a is equal to 320। फर्स्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी? 160। तो फर्स्ट प्राइस कितना हो गया? रुपीज 160। फर्स्ट प्राइस तो हो गया रुपीज 160। अब हर एक प्राइस क्या है? दूसरे से 20 लेस है ना? हाँ, इसका डी -20 है, यानी कि हर एक में 60 प्लस -20, या फिर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं हर एक प्राइस जो है पुराने वाले से 20 लेस है, तो सेकंड प्राइस 140, थर्ड प्राइस 120, फोर्थ प्राइस 100, फिफ्थ प्राइस 80, सिक्स्थ प्राइस 60 एंड सेवंथ प्राइस होगा रुपीज 40। ये होंगे प्राइजेस। आ गई बात समझ में? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें जो मेन चीजें है वो मैंने लिखी है कि कहीं पर स्कूल में ट्रीज लगाने का प्रोग्राम हुआ। कौन सा डे था स्कूल में?
ऐसा कोई डे नहीं था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ने सोचा कि हम पोल्यूशन को घटाने के लिए ट्रीज प्लांट करेंगे। तो ट्रीज प्लांट करने की जब योजना बनी तो ऐसे बनी कि जैसे फर्स्ट क्लास है तो वो 1 ट्री प्लांट करेगी, सेकंड क्लास है वो 2 ट्री प्लांट करेगी, थर्ड क्लास है वो 3 ट्री प्लांट करेगी, फोर्थ क्लास है वो 4 ट्री प्लांट करेगी। मेरी बात समझ में आई? जैसे फर्स्ट क्लास है, सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट क्लास है तो ये कितना ट्री प्लांट करेगी 1, सेकंड क्लास है वो कितने ट्री प्लांट करेगी 2, थर्ड क्लास है वो कितने ट्री प्लांट करेगी 3, फर्स्ट क्लास 1 ही ट्री प्लांट करेगी, सेकंड क्लास को 2 ट्री प्लांट करने पड़ेंगे, थर्ड क्लास को 3 ट्री प्लांट करने पड़ेंगे। ऐसे ही बढ़ते हुए जाएंगे हम लोग, और 12th क्लास को कितने ट्री प्लांट करने पड़ेंगे हमें 12th क्लास को 12 ट्री प्लांट करने पड़ेंगे। लेकिन इसमें एक खासियत है कि हर एक क्लास के लिए, हर एक क्लास के सेक्शन कितने हैं 3। तो इसका मतलब है फर्स्ट क्लास को फर्स्ट क्लास के हर एक सेक्शन को 1 ट्री प्लांट करना पड़ेगा। और अगर सेक्शन है 3 तो देखो फर्स्ट क्लास का ए सेक्शन 1 ट्री प्लांट करेगा, बी सेक्शन भी 1 करेगा और सी भी 1 करेगा। तो उसके टोटल कितने हो जाएंगे 3। समझ में आई बात? भाई फर्स्ट क्लास का एक सेक्शन 1 ट्री प्लांट कर देगा, दूसरा सेक्शन दूसरा और तीसरा सेक्शन तीसरा। तो सेक्शन है हर एक क्लास के 3। तो ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास फर्स्ट। भाई 3 सेक्शन है, फर्स्ट क्लास 1 ट्री प्लांट करेगी हर एक क्लास, तो 3 सेक्शन कितने ट्री प्लांट कर देंगे 3 × 1, ये कर देंगे 3 ट्रीज प्लांटेड बाय CLASS होता है क्लास सेकंड कितने ट्री प्लांट कर देगी 3 × T 6 ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास थर्ड कितने ट्री प्लांट कर देगी 3 × 3, ये कर देगी 9 ट्रीज। इसी तरीके से चलते जाएंगे। और ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 12 ये कितने ट्रीज प्लांट कर देगी 12 3 36। सो ये सीरीज जो है, सो सीरीज ऑफ द प्लांटेड ट्रीज, जो हमने ट्रीज प्लांट किए उनकी सीरीज क्या बन जाएगी। पहली क्लास ने 3 ट्रीज प्लांट किए, सेकंड क्लास ने 6 ट्री प्लांट्स किए, थर्ड क्लास ने 9 ट्री प्लांट किए। ऐसे ही सभी क्लासेस में चलते गए और लास्ट वाली क्लास ने कितने ट्रीज प्लांट कर दिए 36। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये एक AP है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है 3। अब ये कह रहा है कि इन्होंने टोटल कितने ट्रीज प्लांट किए, तो हम क्या करेंगे इसका सम निकाल देंगे। अपना कन्वेंशनल फार्मूला भी लगा सकते हैं, या फिर यहां से देखिए वी हैव फर्स्ट टर्म A = 3, कॉमन डिफरेंस D, हाँ D भी 3 एंड N 36 नहीं है, N नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, हाँ 12। भाई फर्स्ट से लेके 12 तक क्लासेस है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 9 12, 9 के बाद 10 11 12, ठीक है। तो टोटल क्लासेस 12 है, 12 क्लासेस है तो n कितना हो जाएगा 12। इसमें an भी दिया हुआ है लास्ट टर्म, an कितनी है 36। लास्ट टर्म को an भी लिख सकते हैं और l भी लिख सकते हैं। तो अब सम निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ द सीरीज का जो सम होगा वो हो जाएगा n/2 × a + n। n मतलब टोटल कितने ट्रीज प्लांट के। 12/2 फर्स्ट टर्म हमारी पहली क्लास ने किए थे 3 ट्री प्लांट और लास्ट वाली बेचारी क्लास ने किए थे 36, तो यहाँ पर आ गया 6 39 और इसे प्लांट करके टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज 234 आए, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80। हाँ जी बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में एक स्पाइरल है। स्पाइरल कैसे बनाए देखो। A spiral is made up of successive semicircles with their centers alternatively at A and B.
देखो इसका मतलब क्या है, पहली बार तो मैंने ए पॉइंट लिया, कैसे ये बन रहा है, और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया जिसकी रेडियस कितनी थी 0.5। इस तरीके से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, इसकी रेडियस कितनी थी 0.5, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट लिया बी, ये 0.5 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ये रेडियस है, इसका डबल कितना होता है डायमीटर। तो ये जो पॉइंट है बी, अब की बार कंपास को यहाँ पे रखा, कहाँ पर, मैंने उल्टा बना दिया, मैं यहाँ पे ए पॉइंट तो ये आ गया, अब की बार फिर मैंने कंपास को यहाँ पे रखा और रेडियस बढ़ा के कितनी कर दी 1, रेडियस मैंने बढ़ा दी कर दी 1, मतलब पहले यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस के साथ सेमी सर्कल ड्रॉ किया, फिर यहाँ पे रखा और यहाँ तक की डिस्टेंस। समझ में नहीं आ रही बात? क्योंकि जैसे हमारे पास एक कंपास है, ये है कंपास, पहले तो मैंने ऐसे समझो कंपास ऐसे बना देते, तब तक एक वर्चुअल कंपास बना देते। पहले तो हमने 0.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ली और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब इसकी रेडियस 0.5 है तो डायमीटर कितना होगा 0.5 into 2 1.0। अब दूसरी मैंने डिस्टेंस ले ली 1 सेंटीमीटर, दूसरी डिस्टेंस कितनी ले ली 1 सेंटीमीटर, और अब की बार मैंने कंपास को इस पॉइंट पे रखा बी पॉइंट पे, और यहां से लेके और यहां तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 1 हो गई ना, 1 हो गई। अब एक और सेमी सर्कल ड्रॉ किया तो वो यहां पहुंच गया, है ना। अब उसके बाद क्या किया मैंने, अब यहाँ रखा तो अब इस पॉइंट सी पे रख दिया, उसके बाद मैंने क्या रेडियस ली 1.5, उसके बाद मैंने रेडियस 1.5 ली, सी पर रखा कंपास और एक और सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा स्पाइरल बनता चला गया, हम रेडियस बढ़ाते जाएंगे और ये स्पाइरल बनता चला जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये कह रहा है ऐसे 13 सक्सेसिव सेमी सर्कल्स की लेंथ कितनी होगी, ऐसे कितने, ऐसे हमने 1 ड्रॉ किया, 2 ड्रॉ किया, 3 ड्रॉ किया, ये 4th सेमी सर्कल है, 4th 4 ड्रॉ कर दिए। ये कह रहा है ऐसे 13 सक्सेसिव सेमी सर्कल्स की लेंथ कितनी होगी। तो सबसे पहले सर्कल की लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लेंथ सॉल्यूशन में आ जाइए, लेंथ ऑफ द फर्स्ट सेमी सर्कल। देखो एक जो सर्कल होता है उसकी लेंथ यही तो होती है, यही तो होती है भाई। अगर मैं एक धागा लूं, उसे सर्कल की फॉर्म में रख दूं, तो उसकी लेंथ क्या होगी, जो उसकी सरकमफेरेंस है ना। तो वो लेंथ क्या होती है 2 पाई r। और अगर मेरे पास सेमी सर्कल है तो उसे हाफ से क्या कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा पाई r। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तो पहला वाला जो सेमी सर्कल है उसकी लेंथ को ले लेते हैं, लेंथ ऑफ द फर्स्ट सेमी सर्कल पाई r1 यानी पाई, और पहले वाले की रेडियस कितनी है 0.5। समझ में आ रहा है पॉइंट? नहीं आया? लेंथ दोबारा से समझो कोई बात नहीं। एक सर्कल की लेंथ क्या होती है, एक सर्कल की लेंथ होती है उसकी सरकमफेरेंस। समझ में नहीं आई बात? एक सर्कल की लेंथ क्या होती है उसकी सरकमफेरेंस। भाई अगर अपने माइंड में देखो, हमारे पास एक थ्रेड है, उसको मैंने एक सर्कल के फॉर्म में बना दिया, फिर उसे खोल लिया, तो जब वो सर्कल की फॉर्म में बनेगा तो कैसे बनेगा, उसकी सरकमफेरेंस बनेगी या नहीं बनेगी? तो एक सर्कल की जो लेंथ होती है वो क्या होती है उसकी सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। अगर वो सेमी सर्कल है तो सेमी क्या होगा उसका हाफ होगा। तो एक सेमी सर्कल की लेंथ क्या होगी हाफ इंटू 2 पाई r, यानी एक सेमी सर्कल की लेंथ क्या होगी पाई r। तो यहाँ पर पहला जो सेमी सर्कल है इसकी लेंथ हो जाएगी, क्योंकि इसमें कई सारे रेडियस है, तो उसमें मैंने लिखा पाई इंटू r1। तो r1 की जगह 0.5, तो ये आ जाएगा 0.55। पाई की वैल्यू मैं अभी पुट नहीं कर रहा हूँ, देखो लास्ट में कटेगी इसलिए पुट नहीं कर रहा हूँ। तो पहले सेमी सर्कल की लेंथ तो ये होगी। अब देखो लेंथ ऑफ द सेकंड सेमी
सर्कल। सेकंड सेमी सर्कल की होगी पाई इंटू R2, पाई इंटू 1 पाई यानी सिंपल पाई भी लिख सकते हैं आप इसे। ऐसे ही लेंथ ऑफ द थर्ड सेमी सर्कल पाई इंटू 1.5, तो ये कितनी हो जाएगी 1.5 पाई। अब कितने सेमी सर्कल है ये 13। तो हमारे पास सबसे पहले तो हम लिखते हैं अपनी AP। तो लेंथ ऑफ द लास्ट सेमी सर्कल भी लिख दूं, फिर मैं SN इक्वल्स टू क्या लगा दूंगा n/2 इंटू A प्लस N। ठीक है, इससे थोड़ा आसान पड़ जाएगा। ठीक है, इसमें A की वैल्यू ये भी मानेंगे 0.5 पाई, यही मानेंगे। अब देखो ऐसे ही सिमिलरली करते हुए जाएंगे और ऐसे कर देंगे लेंथ ऑफ द लास्ट सेमी सर्कल। लास्ट सेमी सर्कल कितने सर्कल्स हैं 13। अच्छा, लेकिन लास्ट वाले के लिए मुझे उसकी रेडियस भी तो पता होनी चाहिए। पहले वाले के 0.5 फिर 1.5, तो इसे लास्ट वाले को छोड़ दो। सो AP इज, जो AP बनी हमारी वो क्या बनी, पहले वाली तो है 0.5 पाई, उससे अगली है 1 पाई, उससे अगली है 1.5 पाई, ऐसे बन गई हमारी। तो देखिए फर्स्ट टर्म A कितनी है 0.5 पाई, कॉमन डिफरेंस D कितना हुआ 1 पाई माइनस 0.5 पाई, तो कॉमन डिफरेंस भी कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस ये आ गया D। अच्छा, कितनी है ये 13 सेमी सर्कल से, यानी N कितना आ गया 13। तो सभी का सम ऑफ द सीरीज, पूरी सीरीज का सम ये हो जाएगा n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। n हमारे पास कितना है 13, 13/2 इंटू 2A फर्स्ट टर्म 0.5 पाई, 13 माइनस 1, फिर D भी सेकेंड टर्म 0.5 पाई, 13/2 0.5 to 1.0 पाई, 12 माइनस 12 इंटू 0.5 पाई, 13/2 1.0 पाई प्लस 12 पाई जा 6.0 पाई, 13 पाई। देखो 1 पाई और 6 पाई कितना हो जाएगा 7.0 पाई। 0.0 लिखने की जरूरत नहीं है, 7 पाई भी लिख सकते हैं। अब वैल्यू रखो 13/2, ये हो गया 7 और पाई कितना हुआ 22/7। अब देखो यहाँ पर ये 7 से 7 इजीली कैंसिल और 2 से ये कैंसिल हो गया। अगर आप शुरू में ही पाई की वैल्यू रख दोगे तो देखो फिर वो बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए हमेशा क्वेश्चन करते हैं पाई की वैल्यू, ऐसे मल्टीप्लिकेशन वाली फाइनल कैलकुलेशन, ये हमेशा लास्ट में क्या दो ताकि कैलकुलेशन सही से सही है। तो अब यहाँ पे देखो इजीली हो जाएगा, 11 3 33 कैरी ओवर 3, 11 बन जाए 11 और 4 143 सेंटीमीटर, ये इसकी लेंथ ऑफ द स्पाइरल। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। इधर देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 19। 200 लॉग्स आर स्टैक्ड, 200 लॉग इकट्ठे कर रखे हैं, 200 लॉग्स आर स्टैक्ड। तो ये 200 क्या है, ये सम है, मतलब सारे के सारे टोटल लॉग्स कितने 200। तो SN तो कितना है हमारे पास में 200 लॉग्स हमने इकट्ठे कर रखे हैं। और जब इन्हें इकट्ठा किया तो किस तरीके से किया वो भी देखो। सबसे पहले तो सबसे जो बॉटम की रो थी, सबसे नीचे की रो थी, उसमें 20 रखे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इस तरीके के 20 लॉग्स तो सबसे पहले नीचे बिछाए इस टाइप से। फिर जैसे इकट्ठा करते हैं, इनका जो बीच वाला पोर्शन था उन्होंने एक एक और लट्ठा रख दिया, ऐसे बनाए ना पाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। मेरी बात समझ में आई? तो देखो अगर किसी के बीच में रखोगे तो एक कम आएगा, कि यहाँ भी होगा। अगर तुमने घर में ऐसा अगर 4 गिलास रखते हो उसके ऊपर रखोगे तो उनके बीच में रखोगे 3 आएंगे, उनके बीच में रखोगे तो 2 आएंगे। ये कह रहा है इसी तरीके से पाइल होता चला गया, उससे ऊपर फिर 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो ये कह रहा है ऐसे हमने पाई बना दिया रखे हुआ, सारे के सारे 200 लट्ठे ऐसे अरेंज कर दिए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एपी जो है वो क्या आएगी हमारी? 29। पहले वाले रो में है 20, उससे अगले वाले में आएंगे 19, उससे अगले वाले में आएंगे 18 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले तो ये कह रहा है कि ऐसी कितनी रोज बनी, कितनी रोज बनी, यानी पहली रो ये, दूसरी रो ये, तीसरी रो ये, कितनी रोज बनी, यानी क्या फाइंड करना पड़ेगा? n नंबर कितनी रोज फाइंड करनी पड़ेगी। तो वी हैव Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। टोटल जो हमारे पास में लॉग्स थे वो कितने थे? 200। n मुझे नहीं पता, 2a सबसे नीचे वाले लॉग में 20 थे, n फिर से नहीं पता। इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? 19 माइनस 20, क्योंकि कम होता जा रहा है और जब कम है तो उसका साइन नेगेटिव। या फिर यहाँ से आप डायरेक्ट में देख सकते हैं 19 माइनस 20, अपना मैथमेटिक्स से ही देख सकते हो, लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब 22 का कितना हो गया? ये 2 इधर चला गया, ये हुआ 400 इज इक्वल टू n 40 प्लस इंटू माइनस माइनस n माइनस 1 बन जा n माइनस 1। ये n माइनस ये नेगेटिव का बन जाए, ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, इसके बाद में 400 इज इक्वल टू 40n, और या इसको पहले एक मिनट सॉल्व कर लो, n 40 माइनस n प्लस 1, 400 इक्वल्स टू n 41 माइनस n, 400 इक्वल्स टू 41n माइनस n स्क्वायर। अब ये दोनों इधर आ जाएंगे, माइनस n स्क्वायर इधर गया तो प्लस हो गया, और प्लस का 41n इधर आया तो माइनस का 41n हो गया, और प्लस का 400। अब 400 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें सम करके 41 आ, 400 के वैसे नॉर्मल फैक्टर तो देखो 20 इंटू 20 होते हैं, है ना? 20 इंटू 20 क्या होगा भाई? 5 4 जा 5 4 जा, ऐसे हो गया। 5 5 जा 25, 4 4 जा 16। तो देखो ये आ गया सब 41। तो फैक्टर्स क्या बन गए? 25 एंड 16। तो n स्क्वायर माइनस 25 प्लस 16n प्लस 400। वैसे n स्क्वायर माइनस में है ना? वही तो क्या मैंने माइनस का n स्क्वायर इधर ले गए प्लस, और प्लस का 41n इधर ले गए तो माइनस। अभी एक चीज ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। n माइनस 16 एंड n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n आ गया 16 और n आ गया 25, यानी कि या तो 16 रो होंगी ऐसी, या फिर कितनी होंगी? 25। लेकिन तुम्हें भी पता है अगर हम लट्ठे प्लेस कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि या तो 16 में कर लो या 25 में कर लो। एक्चुअल में तो या तो 16 बनी होंगी या क्या बनी होंगी? 25। इसका मतलब यहाँ पर इन दोनों में से एक आंसर हमारा गलत है। अब वो कैसे पता चलेगा? अब ये कह रहा है हाउ मैनी, नंबर ऑन द टॉप, हाँ, हाउ मैनी रो एंड द हाउ मैनी लॉग्स आर प्लेस्ड, ये है ना, व्हाट आर द नंबर ऑफ लॉग्स प्लेस्ड ऑन द टॉप। ये कह रहे हैं जो सबसे ऊपर की टॉप है उसमें कितने लट्ठे हैं, कितने लॉग्स हैं। जैसे सबसे नीचे वाले में कितने हैं? 20। हाँ, सबसे नीचे वाले में कितने हैं? 20। ये कह रहा है ऐसे ही हम लगाते चले गए तो सबसे ऊपर वाले लॉग में कितने होंगे। तो नंबर ऑफ लॉग्स ऑन द टॉप रो। देखो सबसे पहले वाले में कितने हैं? 20। उससे दूसरे वाले में कितने हैं? 90। तीसरे वाले में कितने हैं? 80। सबसे लास्ट वाली जो रो होगी वो होगी an, है ना? तो क्या निकालना पड़ेगा? an। मेरी बात समझ में नहीं आई या नहीं? यस सर, लास्ट टर्म निकालनी पड़ेगी ना, तो वो a। जैसे लास्ट टाइम निकाल दिया तो लास्ट टाइम तो हमने जैसे माना है n 16 है, तो मतलब ये 16 भी हो सकते हैं। हाँ, वही तो चेक करेंगे अभी। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b। अब when n इक्वल्स टू 16, जब n कितना है? 16, तो an आ जाएगा a फर्स्ट टर्म 20 प्लस n
16 माइनस 1, डी भी हो गया माइनस का 1। तो जब 16 टर्म्स हैं तो an आ जाएगा 5। यानी जब 16 रोज हैं 1 2 3 4 करके, तो सबसे ऊपर की रो में कितने लॉग्स रखे होंगे? 5। समझ में आई बात? सबसे ऊपर की रो में कितने लॉग्स रखेंगे? 5 रखेंगे। और when n is equal to 25, तो n equals to, वही फिर से लगाएंगे, a की जगह 20 प्लस 25 माइनस 1 इंटू माइनस 1, 20 प्लस 24 इंटू माइनस 1, 20 माइनस 24। तो जब 25 लॉग्स में, अगर हम यहाँ देखो बच्चों, अगर हम 25 लॉग्स में इन्हें अरेंज करते हैं तो सबसे ऊपर वाले लॉग में कितने लॉग्स रखेंगे? वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई नेगेटिव लॉग्स थोड़े रखेंगे, विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल। तो हमारे पास क्या आएंगे? नंबर ऑफ रॉज, तो कितने हैं? 16, ऐसे 16 लॉग्स। एंड नंबर ऑफ लॉग्स ऑन द टॉप रो, सबसे ऊपर वाले में कितने लॉग्स रखेंगे? 5। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड। एक बकेट हमने यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, और उसके बाद विच इज अ पॉइंट 5 मीटर अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। पहले पोटैटो से वो बकेट कितने डिस्टेंस पे है? 5 मीटर। उसके आगे भी 10 पोटैटोज रखे हुए हैं। और रेस किस तरीके से है कि एक लड़की है, वो यहाँ से भागेगी, पोटैटो उठाएगी, वापस रखेगी। समझ में आई बात? बकेट के पास खड़ी हुई है, यहाँ से भागेगी, पोटैटो उठाएगी, वापस रख देगी। फिर उसके बाद दोबारा भागेगी, दूसरा पोटैटो उठाएगी, वापस रख देगी। फिर भागेगी, तीसरा पोटैटो उठाएगी, वापस रख देगी। फिर भागेगी, चौथा पोटैटो उठाएगी, वापस रख देगी। ऐसे करके कितने पोटैटो उठाने हैं उसे? 10। तो ये 10 क्या है? n है ना? तो n कितना है? 10। तो 10 पोटैटोज उठाने हैं तो n कितना होगा? 10। अब देखिए जरा जो इसका लॉजिक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लिफ्टिंग फर्स्ट पोटैटो। फर्स्ट पोटैटो को उठाने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? देखो 5 नहीं, यहाँ से गई 5 मीटर और वापस भी आई 5 मीटर। समझ में नहीं आई बात? तो कितना हुआ? 2 into 5, कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? 10 मीटर। ऐसी डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर सेकेंड पोटैटो। सेकेंड पोटैटो के लिए कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? देखो जरा यहाँ पर ध्यान से, 5 प्लस 3 और फिर वापस भी आएगी, तो ये हो जाएगी, इसे मैं A1 लिखता हूँ, इसको A2। 5 प्लस 3 और इसे 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि पाथ 2 टाइम्स कवर किया, 16 मीटर। ऐसी डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर थर्ड पोटैटो। थर्ड पोटैटो के लिए देखो 5 प्लस 3 प्लस 3 into 2, 22 मीटर। समझ में आई बात या नहीं आई? है आ गए? अच्छा, अब इसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर फोर्थ पोटैटो, A4, 2 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, ये मेरे ख्याल से आ जाएगा 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11, 11 3 14 2 28 मीटर। ये डिस्टेंसेस आ जाएंगे। समझ में आएगा? सो सीरीज इज, हमारी जो सीरीज आई, पहला तो है 10, फिर है 16, फिर है 22, फिर है 28 एंड सो ऑन। तो आपको ये दिखाया जा रहा है दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी, है ना? क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है? 6 सेम है, और वो क्या है? 6। सो दिस इज एन एपी विद
कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 16 माइनस 10 6 मीटर, जिसके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है 6 मीटर। अब डिस्टेंस ट्रेवल, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गर्ल, ट्रेवल्ड बाय द गर्ल, लड़की ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की उसे हम लिख देंगे एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये दूसरे वाले फॉर्मूले से भी हो सकता था, ठीक है ना, उससे भी हो सकता था, पर उसमें लास्ट टर्म निकालना था। तो यहाँ पर n बाई टू 10 पोटैटोज है, 2 पहले वाले के लिए 10 मीटर, 10 माइनस 1 डिस्टेंस कितनी है 6 मीटर। तो देखो फिर से कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लिया, यहाँ पे बचा 10, 10 माइनस 1 9 और 6 से कॉमन लिया, दोनों टर्म से कॉमन लेते हैं सिखाया था। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 प्लस 27 37। तो कितनी डिस्टेंस चली लड़की ने 370 मीटर, समझ में आएगा। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 370 मीटर। So distance traveled is equal to 370 मीटर। तो बस इस क्वेश्चन के बाद अभी थोड़ा मैथमेटिक्स को ब्रेक देते हैं और हम फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है।